नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्याश्री एकेडमी पर। और आज हम लोग आज का जो द हिंदू अखबार है उसमें एक आर्टिकल है एआई को लेकर के, उसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के समय में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब एआई जो है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को प्रभावित कर रहा है, हर एक चीज़ की गुणवत्ता में सुधार करने वाला है और कुछ नई समस्याएं भी पैदा करने वाला है। तो इससे जुड़ी एक समस्या पर्यावरणीय समस्या भी है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है। तो उसको हम लोग इस आर्टिकल के जरिए आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं हैं एआई से संबंधित और कैसे उसका समाधान हो सकता है ना। तो ये आर्टिकल जो है वो आज द हिंदू में छपा है। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर चिन्हित करके रखा हुआ है और मैं आपको इसको डिस्कस करके बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला चीज़ मैंने यहाँ आपके लिए छाटा है वो है, वाइल बेसिक फॉर्म्स ऑफ एआई हैव एग्जिस्टेड सिंस द 1950s, द फील्ड हैज़ एडवांस्ड रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स, ड्रिवन बाय द improvements in computing power and the exponential surge in data availability, with the global AI market valued at $200 billion and projected to contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030। हम लोग जानते हैं कि एआई जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसका जो आरंभिक अवस्था थी वो 1950 से ही एग्जिस्ट करते आया है। 1950 में एआई की खोज हो चुकी थी और ये कुछ हद तक उसी समय से अवेलेबल होने लग गया था, लेकिन हाल के समय से इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए और कंप्यूटिंग का जो टेक्नोलॉजी है और जो डाटा अवेलेबिलिटी है, डाटा की उपलब्धता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है हाल के समय में। इसके कारण एआई का जो प्रभाव है वो हाल के वर्षों में कई गुना तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो एआई का ग्लोबल मार्केट वैल्यू है वो $200 बिलियन है, ठीक है। और ये 2030 तक इसका पूरी दुनिया का जो मार्केट वैल्यू है एआई का वो 15.7 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। हम लोग अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन 2025 तक करने का लक्ष्य बनाए हैं। और ये सिर्फ एआई का जो ग्लोबल मार्केट वैल्यू है, जो वैश्विक बाजार मूल्य है, वो 15.7 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो आप सोचिए कितना बड़ा बाजार इसका होने वाला है ना, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन द यूएस द अनाउंसमेंट ऑफ द Stargate project involving more than $500 billion in AI infrastructure investment over 4 years is testament to this। ठीक है, पूरी दुनिया में AI को लेकर के काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, काफ़ी बल दिया जा रहा है इस तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो यूएस में वहाँ पर स्टारगेट प्रोजेक्ट एक नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, स्टारगेट प्रोजेक्ट, है ना। इसमें वहाँ की सरकार जो है वो $500 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में निवेश करेगी, है ना, आने वाले 4 सालों में है। उसी तरह से इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, है ना। और ये जो जामनगर में डाटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया जाएगा, ये एनवीडिया जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, उसके सहयोग से बनाया जाएगा, है ना। और भारत ने क्या किया है, LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद का बनाने का भी एक घोषणा की है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है उसको एक अपना एक क्या कहते हैं हम लोग, देसी LLM बनाने की घोषणा की गई है ना। जिस तरह से डीप सेक होता है, चैट जीपीटी होता है, इतने बड़े बड़े जो LLM है पूरी दुनिया में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसी तरह से भारत अपना खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है एआई का टर्म है, ठीक है, जो कि एआई की जो पूरी तकनीक है उसका एक ढांचा होता है जिसमें बहुत जटिल तरह के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स यूज़ करके, मशीन लर्निंग वगैरह के तकनीकों का इस्तेमाल करके उसको कार्य विशेष के लिए एडवांस रूप से सक्षम बनाया जाता है ना। तो उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहता है, जो कई तरह के कामों में आता है ना। अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ AI arises across several stages of the value chain, including energy consumption from infrastructure, computing hardware productions, cloud data engine operations, AI मॉडल ट्रेनिंग, इंटरफेरेंसिंग, वैलिडेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। तो देखिए
अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एआई का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो पर्यावरणीय प्रभाव है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो एआई का जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो कई चीज़ों से हो सकता है जो कि एआई से संबंधित है। देखिए, तो एआई जो है वो सिर्फ एक चीज़ से तो मिलकर के बनता नहीं है। एआई के विकास में कई सारे चरण होते हैं, इससे संबंधित कई सारे कारक होते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ जो हर एक चीज़ है वो हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ पर्यावरणीय प्रभाव जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें से क्या क्या चीज़ हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो है क्या, एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एनर्जी कंजम्पशन होगा, ऊर्जा का जो खपत होगा, बहुत भारी मात्रा में जो ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, तो उससे कुछ पर्यावरणीय प्रभाव जुड़ा हुआ है। और एआई को बिल्डअप करने के लिए जो हार्डवेयर प्रोड्यूस किया जाएगा, बिना हार्डवेयर का तो एआई काम नहीं करेगा। तो जो बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए जाएंगे, उसमें जो है वो ऊर्जा की भी खपत होगी, और उसको बनाने में क्या होगा कि उसको फैक्ट्रियों में बनाने के लिए अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना पड़ेगा, ये भी बात है ना। क्लाउड डाटा सेंटर, ठीक है, तो क्लाउड डाटा सेंटर बनाना पड़ेगा एआई के मॉडल्स के लिए। क्लाउड डाटा हम लोग कहते हैं वो डाटा जो कि हम लोग अपने डिवाइस में या फिर अपने हार्डवेयर में सेव नहीं करते हैं, बल्कि थर्ड पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग सेव करते हैं क्लाउड डाटा। जैसे कि गूगल ड्राइव है जो कि क्लाउड डाटा का उदाहरण है। ठीक है, और भी कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लाउड डाटा बनाना पड़ेगा एआई के लिए, तो उससे भी जुड़ा हुआ पर्यावरणीय समस्या है ना। अब एआई मॉडल ट्रेनिंग, एआई का मॉडल जो भी विकास किया जाता है उसको पहले ट्रेन किया जाता है बहुत समय तक। ठीक है, मतलब उसमें कई सारे प्रोग्राम्स फीड किए जाते हैं, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम होते हैं वो डाले जाते हैं, तो उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें भी अच्छा खासा ऊर्जा का खपत होगा। ठीक है, इंटरफेरेंसिंग, वैलिडेशन, ये सब एआई से जुड़ा हुआ टर्म है। तो जितना भी एआई से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, सब का सब सभी चीज़ें जो है वो मिल करके हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली हैं, है ना। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है डिटेल में कैसे कैसे ये प्रभाव पर्यावरण को प्रभावित करेगी। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, डाटा सेंटर्स द बैकबोन ऑफ एआई ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कहा जा रहा है कि जो डाटा सेंटर होते हैं बड़े बड़े, जो कि एआई का बैकबोन कह सकते हैं हम लोग, वो दुनिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टोटल होता है, जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, उसका अकेले 1% कंट्रीब्यूट करता है। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में। ऐसा किसने कहा है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। ठीक है, और दिस फिगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली एज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम डाटा सेंटर इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाई 2026। और ये जो आंकड़ा है 1% का, ठीक है, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 2026 तक, है ना। और कहा जा रहा है कि एनर्जी डिमांड जो डाटा सेंटर के द्वारा है वो 2026 तक डबल भी हो जाएगा। सोचिए तो कितने बड़ी मात्रा में और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ेगा एआई की वजह से, वो भी सोच लीजिए आप। अब अगला पॉइंट है, मोर ओवर द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डाटा सेंटर इज ऑल्सो फ्यूलिंग अ ग्रोइंग ई वेस्ट क्राइसिस। अब देखिए डाटा सेंटर बहुत बड़े बड़े बनेंगे और कई संख्या में बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे इस तरह से। तो उसके कारण क्या होगा कि डाटा सेंटर बनाने के बाद क्या होगा, ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम है, यानी कि ई कचरा का जो समस्या है वही बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो धीरे धीरे ख़राब भी होंगे, उनका निपटान करना भी काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। तो ये पर्यावरण को प्रभावित भी करेगा, है ना। यही सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एमिशंस अराइज फ्रॉम processes like data collection, model development, training, validation, maintenance and retirement and are equally concerning। अब AI में जो सॉफ्टवेयर का जो AI में जो सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें हैं, है ना, उसके वजह से भी पर्यावरणीय समस्याएं होंगी। अब क्या क्या सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसका, तो वो चाहे डाटा कलेक्शन हो, चाहे मॉडल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, वैलिडेशन हो, मेंटेनेंस हो, रिटायरमेंट हो, ये सब सारे AI के सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जितना भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं एआई में, वो सब पर्यावरण को प्रभावित करने वाले हैं ना। अब देखिए आगे समाधान की बात की जा रही है। टू मिटिगेट दिस इन्वायरमेंटल रिस्क, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर मस्ट प्रोएक्टिवली वर्क टुवर्ड एम्बेडिंग सस्टेनेबिलिटी इनटू एआई इकोसिस्टम डिज़ाइन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इन इन्वायरमेंटल खतरों को कम करना है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। किसकी तरफ काम करना पड़ेगा, तो एआई का जो इकोसिस्टम डिज़ाइन है, ये एआई का जो इकोसिस्टम बिल्डअप किया जा रहा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी यानी कि संवहनीयता को भी शामिल करना पड़ेगा। मतलब एआई का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका पूरा डिज़ाइन है, उसको ऐसे बिल्डअप किया जाए कि उससे उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का जो खपत हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा रहा हो, तो उसमें धारणीयता का, संपोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए, है ना।
ग्लोबल कन्वर्सेशंस ऑन दिस इशू हैव बीन गेनिंग मोमेंटम, और दुनिया भर में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वार्ताएं, बातचीत और चर्चाएं भी हो रही हैं कि कैसे हम लोग एआई का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम कर सकें। एट COP29 द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड फॉर ग्रीनर एआई प्रैक्टिस। तो COP29 जो अभी हाल में हुआ था, ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भी क्या कहा कि एआई का जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए, इको फ्रेंडली बनाने के लिए जोर देना चाहिए। हाँ, अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओवर 190 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड नॉन बाइंडिंग एथिकल एआई रिकमेंडेशंस एड्रेसिंग द एनवायरमेंट एंड रीजन्स सच एज द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस हैव इंट्रोड्यूस लॉज टू कर्व एआईज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो दुनिया भर में 190 से अधिक देशों ने एथिकल एआई रिकमेंडेशंस जो है तो उसको अपनाया है ना। मतलब कि एआई को ले करके जो एथिकल चीज़ें हैं, यानी कि जो नीतिगत चीज़ें हैं, मतलब एआई जो है वो सब के लिए सब दुनिया मतलब लोगों के बीच में समानता लाने के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए। तो ये सब जो एथिकल चीज़ें एआई से जुड़ी हुई हैं उसको लेकर के नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस को अपनाया है। मतलब कि ऐसी चीज़ों को अपनाया है जो कि नॉन बाइंडिंग है, मतलब वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर लागू तो नहीं होती है, लेकिन सरकार जो है वो उस सरकार की गंभीरता को दिखाती है। इस तरह के रिकमेंडेशंस को, इस तरह की बातों को 190 देशों से अधिक देशों के सरकारों ने अपनाया है ना। अब देखिए यूरोपियन यूनियन और यूएस जैसे जगहों में क्या किया गया है, तो कायदे से एआई को लेकर के कानून भी बनाए गए हैं, है ना, ताकि एआई से जुड़ी हुई जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके। तो अभी जो कानूनी बाध्यताएं हैं एआई को लेकर के वो काफ़ी कम है दुनिया में, है ना, लेकिन अब दुनिया जो है वो इसको लेकर के सिंसियर हो रही है, ये कहना चाह रहा है। वाइल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब आर क्राफ्टिंग नेशनल एआई स्ट्रेटजीज, दे ऑफन ओवरलुक सस्टेनेबिलिटी, पर्टिकुलरली द प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन रिड्यूसिंग एमिशंस। देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि एआई स्ट्रेटजी बन रही है, एआई को लेकर के रणनीतियाँ बन रही है ना, लेकिन इस बीच में क्या होता है कि इससे जुड़ी हुई जो सस्टेनेबिलिटी वाली बात है, संवहनीयता, धारणीयता वाली जो बात है, उसको ओवरलुक कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, और ख़ास करके जो उत्सर्जन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, जो प्रदूषकों का जो उत्सर्जन है एआई इंडस्ट्री के द्वारा, उसमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसको लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं है। वो सोचती है कि अब प्राइवेट सेक्टर का इसमें ज़्यादातर रोल है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से मजबूर कर सकती है। वो छोड़ देती है कि अगर सरकारी क्षेत्र के द्वारा ऐसा किया था तो काफ़ी सारी प्रतिबंध लगा करके, काफ़ी सारे उपाय करके एआई से जुड़े हुए जो उत्सर्जन उसको कम किया जा सकता था। लेकिन जब पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है तो वो इसमें क्या ही ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है, ऐसा सरकार का मानना है ना। अब देखिए समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी इज़ की स्टेप इन अचीविंग नेट जीरो एमिशंस। देखिए तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो ऊर्जा हमारे पास आ रही है, बिजली जो आ रही है, वो अभी भी क्या हो रहा है पूरी दुनिया भर में, जो क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उससे उत्सर्जित ऊर्जा हमारे पास ज़्यादा है, उसकी मात्रा अभी भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। जो स्वच्छ ऊर्जा है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पन्न हो, है ना, चाहे वो सोलर एनर्जी से उत्पन्न हो, विंड एनर्जी से उत्पन्न हो, टाइडल एनर्जी से उत्पन्न हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कंपनीज कैन अचीव दिस बाई ट्रांजिशनिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स। तो कंपनीज़ क्या कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज़, वो खुद रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनका उत्पादन भी खुद से कर सकती हैं, उनको दूसरी कंपनियों से खरीद भी सकती हैं, और इसके जगह पर वो कार्बन क्रेडिट को भी खरीदने पर ध्यान दे सकती हैं। कार्बन क्रेडिट कहते हैं कि किसी दूसरी कंपनी या संस्था ने रीन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया या फिर कोई पर्यावरणीय कार्य किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य किया, और उसके बदले में वो कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर गई। अब दूसरी कंपनी क्या करेगी, उनसे पैसे दे करके वो कार्बन क्रेडिट खरीदेगी और क्या करेगी, अपना पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करेगी, है ना। तो ये कार्बन क्रेडिट भी खरीद सकती है प्राइवेट कंपनियां, है ना।
Locating data centers in the areas with abundant supply of renewable sources can also reduce strain on existing resources and help lower the carbon footprint. अब क्या किया जाए कि जो डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं मेन मान लीजिए कहीं पर सौर ऊर्जा के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, तो अगर हम लोग डाटा सेंटर को उसी के आसपास बनाएंगे तो क्या होगा कि ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी और उस ऊर्जा का वेस्टेज भी कम होगा, है ना। AI कैन ऑल्सो हेल्प ऑप्टिमाइज एनर्जी ग्रिड्स पर्टिकुलरली बाय इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए खुद AI का भी इस्तेमाल एनर्जी ग्रिड को ऑप्टिमाइज़ करने में, यानी कि जो ऊर्जा के जो ग्रिड होते हैं, जैसे कि विद्युत के जो बड़े बड़े ग्रिड होते हैं, उसमें जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, परिसंचरण है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल खुद AI का भी कर सकते हैं। AI खुद इसमें सहायता कर सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस गूगल्स डीप माइंड हैज़ लेवरेज्ड ML टू इम्प्रूव विंड एनर्जी फॉरकास्टिंग, एनेबलिंग मोर एक्यूरेट विंड पैटर्न प्रेडिक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग बेटर इंटीग्रेशन ऑफ विंड पावर इनटू द ग्रिड, ठीक है। उदाहरण के लिए गूगल का जो डीप माइंड नाम का LLM है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, गूगल का, जिसको हम लोग डीप माइंड कहते हैं, है ना, डीप माइंड नाम का है। तो उसने क्या किया कि ML यानी कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, किस लिए, तो जो विंड है यानी कि पवन है, यानी कि जिसके जरिए पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है, विंड है, उसका पैटर्न को समझने के लिए, उसका पैटर्न का भविष्यवाणी करने के लिए AI का इस्तेमाल किया। और जब उस पैटर्न को वो लोग AI के माध्यम से प्रेडिक्ट कर लिए कि हवा किस समय कितनी रफ्तार से किस दिशा में बहेगी, है ना, तो इसका इस्तेमाल फिर वो लोग क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी के उत्पादन में करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में करने लगे। तो AI खुद इसमें सहायता कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, ठीक है। Using energy efficient hardware and ensuring regular maintenance can also significantly minimize emissions। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग हार्डवेयर ऐसा इस्तेमाल करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि कम से कम ऊर्जा के खपत के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस हार्डवेयर के द्वारा अगर हम लोग काम ले सकें, तो वैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी सहायक होगा, है ना। और उस हार्डवेयर का अगर हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस भी करेंगे तो कम ऊर्जा की जो है वो खपत भी कम होगी, है ना, और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो भी कम होगा, ठीक है। अब अगला कहा जा रहा है कि इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट AI मॉडल्स, ठीक है। Smaller domain specific models that are tailored to their applications can deliver the same output with less processing power। देखिए अब ऐसा AI मॉडल डेवलप किया जाए जो स्पेसिफिकली किसी काम के लिए हो, मतलब ऐसा नहीं किया जाए कि एक बहुत बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर दिया जाए और उसी को सब जगह लगाया जाए। उससे बेहतर होगा कि हम लोग छोटा छोटा AI मॉडल डेवलप करें जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए और उसी पर्टिकुलर काम के लिए उसी AI मॉडल को वहाँ लगाया जाए। तो उससे क्या होगा कि कम खपत में, कम ऊर्जा में क्या होगा कि वो AI जो है वो बेहतर परिणाम दे पाएंगे, है ना। तो AI को डिज़ाइन इस तरह से किया जाए ताकि पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर AI का इस्तेमाल जो कम ऊर्जा की खपत के साथ हो सके, है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अ स्टडी बाय गूगल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली हैज़ फाउंड दैट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ LLMs कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 100 to 1000 थ्रू ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड एनर्जी एफिशिएंट क्लाउड डाटा सेंटर्स। फर्दर इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग न्यू डाटा और ट्रेनिंग मॉडल्स फ्रॉम स्क्रैच, बिजनेस कैन अडॉप्ट प्री ट्रेंड मॉडल्स टू न्यू टास्क। देखिए एक स्टडी हुआ था गूगल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा, उसमें पता लगाया गया कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग 100 से 1000 गुना तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम ऐसे बना रहे हैं कि वो बहुत कम समय में बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित हो, है ना। तो एल्गोरिदम को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर को एकदम उसी काम के लिए कम से कम संसाधनों का उपयोग करके और कम से कम ऊर्जा का खपत करने वाला बनाया जाए, तो इससे भी हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। और एनर्जी एफिशिएंट क्लाउड डाटा सेंटर, ऐसा क्लाउड डाटा सेंटर बना रहे हैं जो कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके भी चल सकती है। तो इन साधनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं जो AI के थ्रू आती है ना। अब एक बात और कही गई है कि नए डाटा और नया ट्रेनिंग मॉडल्स को कलेक्ट करने के बजाय अगर हम लोग अगर कंपनियां क्या करें कि पहले से जो ट्रेन किए हुए मॉडल्स हैं,
ठीक है, उसको अगर अपनाते हैं तो भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो पर्यावरणीय समस्याओं को कम कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि क्या होता है कि कंपनियाँ क्या करती है कि अगर उनको कोई नया एआई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो एक बहुत बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएगी और उसको शुरू से ट्रेन करना स्टार्ट करेगी, शुरू से उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम डालना स्टार्ट करेगी, उसको बहुत सारा डाटा उसमें फीड करेगी, तो मतलब वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो उसके बजाय अगर कंपनियां क्या करें कि जो पहले से दूसरी जो एआई मॉडल जो पहले से ट्रेन किए हुए हैं उसी को अगर वहाँ पर वो लाए अपने लिए और उसको अपने स्पेसिफिक काम के लिए अगर उसको बाद से ट्रेन करना स्टार्ट करें, जो पहले से वो ट्रेन हो चुका है उसके बाद से वो स्टार्ट करें, ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए उसको अगर ट्रेन करें जिस काम के लिए वो उस एआई का इस्तेमाल करना चाह रही है, तो उससे भी क्या होगा कि बहुत सारा ऊर्जा का बचत होगा, है ना। अब देखिए एक बात यहाँ पर लास्टली क्या कही जा रही है, लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल इन ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई सिस्टम विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड देयर लाइफ साइकिल एमिशंस एंड एड्रेस द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर और कही जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी भी इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनियाँ जो भी उनका एआई से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है, ठीक है, कितना उसमें हार्डवेयर लगा और कितनी ऊर्जा का उसमें खपत किया जा रहा है, उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, कितना उसमें फॉसिल फ्यूल से उत्पादित किया गया ऊर्जा है, ठीक है, अगर इस सब चीज़ों को लेकर के वो एकदम ट्रांसपेरेंसी बरतती है, पारदर्शिता बरतती है, सब चीज़ों को अच्छे से डिस्क्लोज करती है, तो उससे क्या होगा कि वो खुद भी उसका अनुमान लगाने में सक्षम होगी कि वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा रही है, और ये भी वो अनुमानित कर पाएगी कि उसको कितना और कैसे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और सरकारें और जनता भी इसको लेकर के क्या करेगी, जागरूक होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और जो एआई का जो तकनीक है उसको एफिशिएंट बनाने की तरफ, पर्यावरण हितैषी बनाने की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई एआई को लेकर के और इससे जो जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं उसको लेकर के, है ना। तो आप इनसे जुड़ी जितने भी मैंने आज बातें बताई उसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके जीएस पेपर की तैयारी करने के लिए, यानी कि मेंस में भी काफ़ी काम आने वाला है और पीटी में भी आपके काम आने वाला है, क्योंकि एआई जो है वो अभी एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय बन चुका है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।